वर्ल्ड वार 2 में बुरी तरह हारने के बाद ब्रिटिश राज इतना कमज़ोर हो गया कि हिंदुस्तान पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग मुल्क दिया और खुद यहाँ से चले गए। इसे पार्टीशन कहा जाता है। पार्टीशन जो एक काम से तकसीम होने वाली थी 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की डेथ का रीज़न बनी। हिंदू और मुसलमान जो सदियों से एक साथ रहते थे, आखिर क्या वजह थी कि उन्हें अलग होना पड़ा? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है? 1920 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया? और 1937 के इलेक्शन किस तरह पार्टीशन की वजह बने? आइए जानते हैं। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. पार्टीशन को गहराई के साथ समझने के लिए हमें 1857 की जंग आज़ादी पर जाना होगा। ये जंग ब्रिटिश राज के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री रेबिलियन नहीं थी, बल्कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए। इस जंग में उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया, लेकिन इस जंग में नाकामी के बाद सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश राज ने मुगल एम्पायर को तबाह कर दिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को एक्साइल किया और मुगल हुकूमत का खात्मा कर दिया और दिल्ली में 30,000 से भी ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया। एक राइटर लिखते हैं कि दिल्ली में कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसके साथ मुसलमान की लाश ना लटकी हो। इस जंग में हिंदुओं को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह जंग मुसलमानों ने शुरू करवाई थी। उन्होंने मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया, उनकी ज़मीनें छीन ली और उन्हें कैदखानों में डाल दिया। कैम्ब्रिज हिस्टोरियन पीटर हार्डी के मुताबिक 1857 के बाद नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर परमानेंट हुकूमत चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अंग्रेजों ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट 1857 के बाद अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये कई सौ साल पहले से मौजूद था। पहले कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन, कल्चर और लोकल पॉलिटिक्स की बेस पर था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सवाल बनने लगा कि अंग्रेजों के बाद हुकूमत किसकी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान मेजोरिटी में नहीं थे। कई इलाकों में मुसलमान ज्यादा थे और कई इलाकों में हिंदू। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाद में इसी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस बनी। अंग्रेजों के लिए ये चीज़ सोने पे सुहागा थी। वो हमेशा से इसी बेस पे हुकूमत करते थे। वो लोगों के दरमियान नफरत फैलाते, उन्हें आपस में लड़वाते और फिर उन पर हुकूमत करते। इस पॉलिसी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं थे, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ कल्चर्स, कास्ट और रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। अंग्रेज़ों ने सबकी अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाई और उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। इस तरह उनके लिए छोटी छोटी कम्युनिटीज़ पर हुक्मरानी करना और भी आसान हो गया। लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से नहीं बना। हिस्टोरियन एन गेराल्ड बैरियर कहते हैं कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न समझना और सिविलाइजेशन है। उनके मुताबिक 20वीं सदी की पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी 1857 के बाद जो चीज़ बदली वो हिंदू और मुसलमानों की नफरत नहीं थी, बल्कि असल तब्दीली रिलीजन का पॉलिटिक्स में तब्दील होना था। पहले सिर्फ मजहबी इख्तिलाफ था और अब सियासी। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1857 के बाद हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी खत्म नहीं हुई। आने वाले वक्त में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिश राज को चैलेंज किया। उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में एक दूसरे का साथ दिया और कई डिकेड्स तक यूनाइटेड इंडिया के आइडिया को सपोर्ट किया। अगर हम 1857 की बाद की हिस्ट्री को देखें तो पहली नज़र में लग सकता है कि हिंदू और मुसलमानों के ताल्लुकात अचानक ख़राब हो गए, लेकिन तारीख इतनी सिंपल नहीं है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इसका मकसद सब कॉन्टिनेंट की हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। इस प्लेटफॉर्म में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शामिल हुए। कांग्रेस की क्रिएशन इस बात को प्रूव नहीं करती कि हिंदू और मुसलमान पॉलिटिकली एक साथ थे, लेकिन इस बात को प्रूव करती है कि उस वक्त सेपरेट नेशन का आइडिया मौजूद नहीं था। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई। इस पॉइंट को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग का मकसद सिर्फ मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई थी और इसका मकसद कभी भी सेपरेट नेशन नहीं था। उस वक्त ये क्वेश्चन था ही नहीं कि हिंदुस्तान को डिवाइड करना है या नहीं। इस बात का प्रूफ 1916 के लखनऊ पैक्ट में मिलता है। इस एग्रीमेंट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कुछ रिफॉर्म्स पेश किए और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज जिन्ना को ज्यादातर पाकिस्तान के फाउंडर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हामी थे। इसी वजह से उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया। और इसकी भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 1920 तक कांग्रेस का ही हिस्सा थे। 1920 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद चीज़ें तब्दील होने लगीं। मुसलमानों और हिंदू के पॉलिटिकल नजरियात तब्दील होने लगे। कांग्रेस चाहता था कि बरसगीर को एक नेशन के तौर पर देखा जाए, लेकिन मुस्लिम लीग की जिद थी कि मुसलमानों की अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। 1920 में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। महात्मा गांधी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे।
इस मूवमेंट में हिंदू और मुसलमानों दोनों ने हिस्सा लिया, लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ब्रिटिश राज के खिलाफ यह तहरीक गैर कानूनी है और बिला वजह फसाद का रीजन बनेगी। उन्होंने महात्मा गांधी को स्ट्रांगली अपोज किया और इसी साल कांग्रेस छोड़ दी। अगले कुछ सालों में यह फर्क और ज्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद से ही पार्टीशन की असल डिबेट शुरू होती है। 1920 के शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग फेज आया। 1922 के खिलाफत मूवमेंट में हिंदुओं ने मुसलमानों को भरपूर साथ दिया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इवन के खिलाफत और नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट ओवरलैप हो गई। यानी एक ही मूवमेंट थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, लेकिन दोनों के गोल्स डिफरेंट थे। ये मूवमेंट इतनी बढ़ गई कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, लेकिन यही मूवमेंट हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का रीज़न बनी। मुसलमान अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हर कम्युनिटी अपना अलग पॉलिटिकल सिस्टम बनाएगी तो यूनाइटेड इंडिया कैसे बनेगा। इस चीज़ ने कांग्रेस को परेशान किया। इसके बाद 1929 में जिन्ना के 14 पॉइंट्स और 1930 में इकबाल की 2 नेशन थ्योरी ने सेपरेट होमलैंड को वादे कर दिया। 1937 के इलेक्शन में मुसलमानों को महसूस हुआ कि हिंदू उन्हें अपने पीछे रखना चाहते हैं। हिंदुओं ने ये इलेक्शन जीत लिया था और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए जो मुसलमानों के खिलाफ थे। इसके बाद 1940 में मुसलमानों ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया और सेपरेट कंट्री का मुतालबा किया। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया का सपना टूटने लगा। 1946 के शुरू में एक बार फिर से यूनाइटेड इंडिया के आइडिया को बचाने की कोशिश की गई। यानी ये आइडिया अभी तक टेबल पर मौजूद था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में बुरी तरह हारने के बाद अंग्रेज बड़े सगीर को कंट्रोल ना कर सके और इस वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई। जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये वायलेंस सिर्फ कुछ इलाकों में था, ना कि सब हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। पार्टीशन की असल वजह अंग्रेज़ों का छोड़ जाना था, ना कि हिंदू और मुसलमानों का वायलेंस। करोड़ों हिंदू और मुसलमानों ने पार्टीशन को पीसफुली एक्सेप्ट किया और अलग हो गए। उस वक्त में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत नहीं थी, लेकिन फिर मीडिया का दौर आया। इस बारात, फिर रेडियो, फिर टीवी और फिर मोबाइल फ़ोन। लोगों ने पार्टीशन के बारे में झूठी खबरें फैलाना शुरू की, पीआर के चक्कर में झूठी फिल्में बनाई और व्यूज़ के चक्कर में यूट्यूब पर फेक न्यूज़ फैलाई। इस सब के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी आग लगाई जो कभी नहीं बुझने वाली। अगली वीडियो में हम साबित करेंगे कि किस तरह मीडिया ने झूठी खबरें फैलाकर इस आग को शुरू किया। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।